नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गए। दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, दोस्तों आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल किसी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों और आने वाले वीडियो दोस्तों हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनमें रहने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द ब्रह्म समाज इमीडिएटली आफ्टर राजा राम मोहन राय? देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की खोज आपकी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, ये तो आप सबको अच्छे से पता है। अब इसमें समझना क्या है कि क्वेश्चन इसमें ये आया है कि जब ब्रह्म समाज की जब स्थापना राजा राम मोहन ने की थी तो उनकी मृत्यु हुई, उसके ठीक बाद उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, उसका ठीक नेतृत्व जो किया था वो आपका द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। अब ये द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, द्वारका नाथ टैगोर जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए यहाँ पे देवेंद्र हो गया, ये रविन्द्रनाथ है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर उनके क्या थे? फादर थे, यानी किसके? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की खोज आपके राजा राम मोहन रॉय ने की थी और उसके ठीक बाद द्वारका नाथ टैगोर ने किया था, इसका नेतृत्व किया था। फिर उनके बाद किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी नेतृत्व किया और इनके समय में दोस्तों ब्रह्म समाज की बहुत ज्यादा दोस्तों क्या हुई? सफलता हुई। वैसे ही दोस्तों अगर हम कुछ समाज की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक समाज हमारा प्रार्थना समाज, ठीक है ना, जिसकी खोज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें आर्य समाज की, आर्य समाज की खोज श्री दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, और वैसे ही अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की खोज स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन की मदद से हमने कई सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। पहला, प्रार्थना समाज की खोज आत्माराम पांडुरंग ने की थी, आर्य समाज की खोज दयानंद सरस्वती जी ने की थी और रामकृष्ण मिशन की खोज स्वामी विवेकानंद जी की थी। वैसे ही दोस्तों ब्रह्म समाज की खोज राजा राम मोहन रॉय ने की थी। उसके ठीक बाद द्वारका नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया और उनके बेटे का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बेटे का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको दोस्तों आप सभी को पता है गीतांजलि के लिए दोस्तों नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए लिटरेचर यानी और कौन से फील्ड में मिला? तो आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड में मिला। ठीक है, और वैसे आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को ने प्रार्थना समाज की खोज की। ठीक है, प्रार्थना समाज। चलिए, मुझे लगता है कोई चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि रंगीन। देखिए दोस्तों, रंगीन यहाँ पे नहीं होगा, इस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको कहेंगे रंगहीन। ठीक है ना, रंगहीन लवक क्या कहलाता है? देखिए लवक यानी क्या? कलरलेस प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपके मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, जो कि पौधों में खास कर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, इनमें कुछ खासियत ये होती है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्टिड्स की, देखिए क्लोरोप्लास्टिड्स में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, आप सबको पता है क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का, ग्रीन कलर का होता है। वैसे ही दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जैसे एक प्लास्टिड है, वैसे ही दोस्तों कई प्रकार के भी और प्लास्ट होते हैं यानी प्लास्टिड्स होते हैं एक पौधे के अंदर, और उसी में एक प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस, जो कोई रंग नहीं होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड्स कहते हैं। और ये खासकर आपके रूट्स, स्टेम्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, आपके जड़ में पाए जाते हैं, स्टेम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर क्रोमोप्लास्टिड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये आपके फ्रूट्स में और फ्लावर्स में पाए जाते हैं, यानी कि फूल और जो फल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और एपिकोप्लास्टिड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके पैरासाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पैरासाइट्स आप समझिएगा जैसे कि जिससे मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया, तो ये वहां पाया जाता है। तो कुछ प्रकार के क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं। तो जो आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है, रंगहीन लवक होता है, वो आपका होता है ल्यूकोप्लास्टिड, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्टिड होता है। पौधों आपके फल और फूलों का जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्टिक वजह से होता है।
और मलेरिया जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एपिकोप्लास्टिड्स पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि माल एवं सेवा कर यानी दोस्तों क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि बोले तो जीएसटी, which includes both goods and service was effectively implemented by the government of India from माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा से प्रभावित रूप से लागू किया गया था। मतलब कब लागू किया गया था, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, पहले बात हुई थी कि 1 अप्रैल 2015 को दोस्तों लागू होगा, लेकिन इस डेट पे दोस्तों जीएसटी लागू नहीं होता है। ठीक है, जीएसटी लागू होता है कब, तो 1 जुलाई 2017 को होता है। और 28 फरवरी 2016 को हमारे जो उस समय के वित्त मंत्री थे यानी अरुण जेटली साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 1 जुलाई 2017 से क्या होगा, आपका जो जीएसटी है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया। देखिए ईस्ट जो आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा अल्कोहल या वाइन। ठीक है ना, शराब या वाइन को बनाने के लिए दोस्तों आपका ईस्ट का यूज होता है। बाकी आपको पता है कर्ड यानी दही बनाने के दोस्तों आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम के दोस्तों बैक्टीरिया का यूज होता है दही बनाने के लिए। और अल्कोहल और वाइन बनाने के दोस्तों किसका यूज होता है, आपका ईस्ट का यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इन विच द रीजनल रूरल बैंक। देखिए दोस्तों रीजनल रूरल यानी कि आरआरबीज, ठीक है ना, आरआरबीज कहते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं, इनकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना हुई थी सन 1976 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द छोटा नागपुर प्लेटो इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट्स। ठीक है ना, जो छोटा नागपुर प्लेटो, देखिए प्लेटो मतलब क्या होता है, पठार। अब पठार का तो दोस्तों जब एक पहाड़ कट जाता है, उसका जो ये जब ये टिल्टेड जो है, ये क्राउन जो है वो कट जाता है, तो कुछ वो यूं बन जाता है, और ये जब ऐसे बन जाता है तो ये एक मैदानी क्षेत्र जैसा लगने लगता है, लेकिन होता नहीं वैसा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटो। क्या कहते हैं, प्लेटो, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो वही बात बोला है कि छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में, कुछ बिहार के हिस्सों में पाया जाता है, कुछ उड़ीसा के भी हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा भाग इसका झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एसोसिएटेड विद द डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल संबंध है। अब देखिए 4 चीजें दी गई है, मोरेन्स, अलुवियल फैन, टैंडपुस और बाराकंस। देखिए ध्यान दोस्तों, इन चारों के फोटो को देखिए अच्छे से। देखिए ये आपके मोरेन्स है, क्या है, मोरेन्स। ठीक है, ये आपके अलुवियल फैंस हैं, इसको अलुवियल फैंस कहते हैं। ठीक है, और इसको हम टैंडपुल्स कहते हैं। ठीक है, और ये आपके हैं बारकंस। ठीक है, बारकंस कहेंगे। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, जब पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर्स जब अपने साथ जो मिट्टी है, पत्थर सब लेके आते हैं, तो ये इधर जम जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मोरेन्स। क्या कहते हैं, मोरेन्स कहते हैं। सेम वैसे जब नदियां होती हैं, जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं या पहाड़ों से आती हैं, तो कुछ मिट्टियों को क्या करते हैं, जमा कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने जमा किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अलुवियल फैंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अलुवियल फैंस। वैसे इसको टैंडपुस। जब दोस्तों जब देखिए जब कोई घाटी है, कोई ग्लेशियर की घाटी है, वहां पे कोई छोटी सी झील हो, जैसे आप देखिए छोटी सी झील है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टैंड पुल्स हो गया, इसको पुल्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, पुल्स, टैंड पुल्स कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों बात हुई थी कि कौन सी चीज ऐसी है जो मरुस्थल से संबंधित है, तो देखिए बारकंस। बारकंस क्या होते हैं कि जो रेत होते हैं ना, रेत पहाड़ के ऐसे बन जाते हैं। और कुछ देखिए दोस्तों ये ऐसे, यहाँ पे तो दोस्तों एक स्लोप की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसे खाली ढलाव की तरह होते हैं। ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, बारकंस कहते हैं। और बारकंस का संबंध किससे है, मरुस्थल से है। आप देख सकते हैं सब क्या है, बारकंस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में किस गैस का निर्माण करता है। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी अल्कोहल और सोडियम को जब रिएक्ट करवाएंगे, तो आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हमेशा रिलीज होता है। ठीक है, वैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है। देखिए दोस्तों मेघालय में जो सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है यानी कि फेस्टिवल है, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं वांगला फेस्टिवल। क्या कहते हैं, वांगला। और इस वांगला फेस्टिवल को क्या कहते हैं, 100 ड्रम्स फेस्टिवल, यानी कि 100 ड्रमों का क्या होता है, फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है,
वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें पोराक फेस्टिवल की, तो पोराक फेस्टिवल दोस्तों आपका नागालैंड का फेस्टिवल है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें नुआखाई फेस्टिवल की, तो नुआखाई फेस्टिवल दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ का ये फेस्टिवल है, ठीक है, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। और अगर बात की जाए याशोंग फेस्टिवल की, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दोस्तों, याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 100 ड्रम फेस्टिवल है, वांगला फेस्टिवल, ये दोस्तों इसको हम इधर इस दिन हम सूर्य की पूजा यानी कि सन गॉड सूर्य की पूजा करते हैं इस वांगला महोत्सव के दौरान। तो ये 4 प्रकार के फेस्टिवल थे। एक पारोक फेस्टिवल जो कि नागालैंड का है, नुआखाई फेस्टिवल जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ का है, वांगला फेस्टिवल जो आपका 100 ड्रम फेस्टिवल और कहाँ का है दोस्तों, वो मेघालय का है, और याशोंग फेस्टिवल आपका कहाँ है दोस्तों, मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय अवधि रूप से गर्म हो जाती है। देखिए जब भी बात करेगा गर्म हो जाती है, एक ऐसा समुद्री वातावरण में जलवायु स्थिति होती है जिससे गर्म होने से होता है, उसका है एल नीनो। होता क्या दोस्तों, जब प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में जो समुद्र तल का सब ऊपरा वाला भाग है, मतलब समुद्र का जो भाग है, जब वो गर्म हो जाता है तो उससे दोस्तों एल नीनो बनता है। क्या बनता है? एल नीनो। अब एल नीनो क्या होता है? देखिए दोस्तों, एल नीनो से ना एक प्रकार का दोस्तों क्या है, ये एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक जलवायु परिवर्तन है, जिससे कुछ क्षेत्रों में आपका सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, कुछ जगहों पे बहुत ही भारी वर्षा होने लगती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या आता है, ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। और वैसे ही दोस्तों जब वो समुद्र का तल जब गर्म की जगह ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब सामान्य तापमान से ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तब वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन को जन्म देगा, ला नीना। तो देखिए दोस्तों, ये वार्म गर्म होगा तो एल नीनो बनाएगा, और कोल्ड ठंडा होगा तो क्या बनाएगा दोस्तों, ला नीना बनाएगा। और एल मीनो और ला मीनो जैसी कोई चीज होती नहीं है, दो ही चीज होती है, एल नीनो होता है और ला नीना होता है। तो एल नीनो कब बनेगा, जब समुद्र तल की जो ऊपर की भाग है वो गर्म होगी, वार्म होगी, तो क्या बनेगा, एल नीनो बनेगा, और जब ठंडी होगी तो क्या बनेगा, ला नीना बनेगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर रुकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी जिक्र किया है, अगली वीडियो दोस्तों बहुत ही लेंदी लेके आना है, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।